जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं मूल्यवासी जनमत, और एक बार फिर हम आपके बीच लेकर के आए हैं जो प्रदेश स्तर पर जिन्होंने जो बहुजन समाज की जो सामाजिक स्तर पर काम करने वाली पार्टी कही जाती हैं, उनमें प्रदेश स्तर पर उन्होंने जो है विश्लेषण किया है। और जो भी आंकड़े, जब भी उन्होंने जो आंकड़े बताए, वो आंकड़े बिल्कुल सटीक बैठे हैं। तो आज हम उनको आपके बीच फिर से लेकर के आए और कुछ सवालों को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। आप हैं केपी बघेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मुद्दा चल रहा है वो राम मंदिर का चल रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर जो बना है और पूरा भी नहीं बना, और उससे पहले ही उसका उद्घाटन किया जा रहा है, जबकि उसका जो कहे जाने वाले हैं हिंदू धर्म में शंकराचार्य, तो वो भी विरोध कर रहे हैं इस बात का। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा आज ज्वलंत मुद्दा है, ये बात ठीक है, लेकिन जो बीजेपी के लोग और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेके आए, ये मुद्दा बीजेपी का इसमें कुछ भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। हम मानते हैं कि जन भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है सबको सम्मान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्होंने उस मंदिर को बनवाया, और जैसा कि वेद पुराणों में वर्णित है कि कोई भी मूर्ति की स्थापना तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसका कार्य पूर्ण न हो। तो आज शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, और मोदी जी को क्यों हड़बड़ाहट है, क्यों इतनी जल्दी में है, जब कोई एक तरफ ये कहते हैं कि ये धर्म का मामला है, राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जब राजनीति का कोई मतलब नहीं है तो भगवान राम के नाम पर जो मंदिर बना, तो वो रामनवमी पे उसका उद्घाटन होता, तो क्या दिक्कत थी मोदी जी को? तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो 2024 में चुनाव है उसे लेकर के मोदी जी ने इस मामले को जो है उद्घाटन का रूप दिया है कि मंदिर पूर्ण होने से पहले ही मतलब इसका उद्घाटन कराना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें जो है हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट बैंक मिल सके। निश्चित रूप से इसमें कोई भी 1% भी जो है गलती नहीं है। ये पूरी तरह राजनीतिक मामला है, और पूरे धर्म को दबा के और पूरी तरह से उसमें राजनीति इन्होंने अपनी बिठा दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो 4 शंकराचार्य हैं, चारों के चारों शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी शंकराचार्य के विरोध के बावजूद भी उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देश उन्हें ये समझ में आ गया है कि हम सब कुछ हैं। और मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति एक अपने क्षेत्र तक सीमित होता है। ऐसा नहीं है कि वो पोप है यानी उसे सारी चीजें जानकारी हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तो एक विलक्षणवान है, वो सारे के सारे उत्तर देते हैं, शंकराचार्य बन जाते हैं, कभी वो देश के सब कुछ बन जाते हैं। तो आज उनकी नज़रों में न कोई हिंदू धर्म है, न कोई शंकराचार्य है, न कोई सनातन धर्म है। ये लोग सच्चे मायने में उस हिंदू धर्म पर जो है रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, और किसी तरह से तीसरी बार ये मतलब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए, क्योंकि इनके पास कोई सिंगल मुद्दा नहीं है ऐसा जो जनता के सामने ये रख पाए। इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए ये मंदिर मुद्दा लाए हैं। ना इनके पास कोई रोजगार, आज जवानों की फौज और किसान, जवान, मजदूर, पहलवान सारे के सारे इनसे त्रस्त हैं, और इन अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इन मंदिर मुद्दा लाए हैं। लोगों की दुखती रग पर जो है हाथ रखकर और उनसे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।
मोदी जी पहले से ही सत्ता में मौजूद हैं और उनके लोग जो कार्यकर्ता हैं उनके लगे हुए हैं। तो मोदी जी को रोकने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है वो उनको किस तरह से रोक पाएगा, क्या उनकी स्कीम चल रही है से लेकर के, और कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या बहन जी भी शामिल होंगे इस इंडिया गठबंधन में या नहीं हो पाएंगे? आप इस बारे में क्या आपने विचार व्यक्त करना चाहें? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि मोदी जी आज सत्ता में बैठे और मीडिया, सत्ता और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यानी सब कुछ उनके हाथ में है। जैसा चाह रहे हैं वैसा चला रहे हैं। और अब रहा सवाल इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन में अभी कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे 28 दलों का गठबंधन हुआ है, 28 दलों में विशेषकर हम उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, भीम आर्मी चीफ मिस्टर चंद्रशेखर, इन लोगों का गठबंधन हो चुका है और ये अपने तरीके से काम भी करने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी ने जो बात रखी कि बीजेपी को हराने के लिए 1 to 1 यानी एक पर एक होना चाहिए, ऐसी स्थिति में अगर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी अपना अगर अलग त्रिकोण बनाती हैं तो मैं समझता हूं कि बहन जी के लिए बहुत बड़ा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन वो इस इंडिया गठबंधन को नुकसान कर सकती हैं और इनडायरेक्ट रूप से कहूँ तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बहन मायावती जी से भी बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं रही है। ऐसी स्थिति में चूंकि बहन जी भी उस व्यवस्था से निकल के आई हैं, सबसे ज़्यादा जिस समाज से वो ताल्लुक रखती हैं वो समाज इस देश में सबसे ज़्यादा पछाड़ा गया है, सामाजिक रूप से उसे बहुत गिराया गया है। ऐसी स्थिति में सारी बातों को दरकिनार करते हुए बहन जी को इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए। ये मेरी अपनी निजी राय है, व्यक्तिगत राय है। गठबंधन पहले भी सपा बसपा का रहा है और कांग्रेस का नहीं रहा, और कांग्रेस का मैं समझती हूँ यूपी में कुछ है भी नहीं जनाधार। तो अगर ऐसे में इनका बहन जी का इनका गठबंधन नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, देखिए, बात आपकी सही है कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और लोगों को ये लगा कि निश्चित रूप से ये सपा बसपा गठबंधन बीजेपी को धराशायी कर देगा, क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा आज है इससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा 1992 में जब 6 दिसंबर 1992 को मुश्किल ढाई गई थी, उस समय ये मुद्दा और बड़ा था। उस समय नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और हकीकत में उस समय हवा में उड़ गए थे। लेकिन 2019 के गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी को ये परास्त नहीं कर पाए, उसकी बहुत वजह है, उसका मैंने बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया है। सबसे बड़ी गलती मैं दोनों की कहूँगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कि इन्होंने गलती आखिर कहाँ की। तो गलती एक तो इन्होंने टिकट वितरण में की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 36 टिकटें ऐसी थीं जहां पर अपर क्लास के लोग चुनाव लड़ रहे थे। 18 टिकटें बहन मायावती ने दी थी और 18 टिकटें अखिलेश जी ने अपनी पार्टी से इन सवर्णों को दी थी। जबकि ये तय हो चुका है आज देश का सवर्ण पूरी तरह बीजेपी में हो गया है, वो सिवाय बीजेपी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इनको भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि 1585 वाला जो नारा माननीय काशीराम साहब ने दिया था उस पर काम करने की जरूरत है।
बिल्कुल काम करने की जरूरत है, क्योंकि भाई 15% जब आपको वोट नहीं देता तो क्यों नहीं आप बीजेपी से सीख लेते हो। भाई वो 18%, 20%, उत्तर प्रदेश में तो 20% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन वो एक भी टिकट नहीं देते। और वो टिकटें जो मुसलमानों के हिस्से की टिकटें वो ओबीसी, गुलाम ओबीसी को देते हैं, और गुलाम ओबीसी को देके उनसे अपना काम निकलवाते हैं। अगर यही लोग उन 15% लोगों की जो इतनी टिकटें जाती हैं वही टिकटें ओबीसी में बांटी जाए, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित उनको बांटी जाए, तो निश्चित रूप से उनका वोट आएगा। और यही वजह रही 2019 में कि सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद भी ये बीजेपी को परास्त नहीं कर पाए। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है, सोशल केमिस्ट्री की आवश्यकता है, जो मनोहर कांति राव ने जो है दिशा निर्देश दिए थे, वो उन चीज़ों से ये लोग भटक गए। और एक बात और इसमें मैं जोड़ता हूँ कि आज इन लोगों में, दोनों में सपा बसपा की कमी के कारण भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। और इनकी कमी क्या है? समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो उसमें एक दिक्कत ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता है और वो एमएलए एमपी बन जाता है तो जीवन भर ये लोग उसकी गारंटी ले लेते हैं, जीवन भर वो आजीवन जो है वही एमएलए एमपी बना रहेगा। भाई जब वो आजीवन एमएलए एमपी बना रहेगा तो नीचे आपका जो कार्यकर्ता है वो कैसे आपके साथ लगा रहेगा? उसे जब उम्मीद नहीं होगी तो वो कैसे काम करेगा? तो कायदे में इनको भी 2-3 बार एमएलए एमपी रहा है, उसकी टिकट काट के नए लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब ये व्यवस्था बनेगी। और बहन जी के लिए मेरा, भाई मैं उनके लिए ज़्यादा बड़ी सुझाव, क्योंकि वो बहुत सीनियर नेता है, सब कुछ हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उनसे भी जो है एक अनुरोध के साथ ये कहूँगा कि वो जिस तरीके से उनके यहाँ टिकटों का बंटवारा होता है, मैं नहीं जानता कि कोऑर्डिनेटरों की कमी होती है कि किसकी कमी होती है, उसमें जातीयता को न देखते हुए कहीं ना कहीं जो लोगों के द्वारा ये बातें निकल के आती हैं कि कहीं न कहीं जातीयता या सामाजिक व्यवस्था पर थैली व्यवस्था कहीं भारी पड़ जाती है। इसमें भी थोड़ा सा इनको भी परहेज करना पड़ेगा। हमारे साथ केपी पटेल जी जो विश्लेषक है राजनीतिक, और इसके साथ साथियों नमस्कार, जय संविधान, जय भारत, जय मूलवासी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश।